हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होकर स्वस्थ होकर तंदुरुस्त होंगे भाई, और इंजॉय से आपने इंजॉय से पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं जो क्लास 10th शुरू किया है, कक्षा 8 ज्योग्राफी का। एक वीडियो हम डाल चुके हैं, आज मेरा दूसरा वीडियो होगा। ठीक है, ये सेकेंड वीडियो है और एक वीडियो में इसका मतलब अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब में, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा पार्ट 2 है, क्लास 10th अध्याय 1 का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने कहा दिया है, ये मेरा पार्ट 2 है। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण सीरीज है, क्योंकि ये एनसीईआरटी एससीईआरटी का सीरीज है। ठीक है, एनसीईआरटी एससीईआरटी मतलब ये होता है असलम एकेडमी। तो यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी एससीईआरटी का ही मैं कर रहा हूँ, आपको अच्छे से इसका बात पता है। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं वीडियो, काफी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का पार्ट 2 अध्याय 1। ओके, अगर कोई भाई मेरे चैनल को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, प्लीज प्लीज आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा अच्छे से, क्योंकि सबको इसका फायदा मिले। मैं भी मतलब करता हूँ कि सब आप सबका मैं दिल जान से मतलब सेवा कर सकूँ। ठीक है, तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर एक में क्या है कि समुद्री सीमा क्षेत्र से राजनीतिक सीमा के अंदर कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय आपदा निहित है। यानी समुद्री सीमा क्षेत्र से राजनीतिक सीमा के अंदर कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय आपदा निहित है। यानी आपसे पूछा गया है, मान लेते हैं कि ये मेरा भारत है, भारत का मैप है, और यहां से समुद्र में, यहां से भारत का तट है, यहां से समुद्र तक, यानी भारत कितना किलोमीटर तक अपना अधिकार मतलब जमा सकता है। तो कितना, वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या 200 किलोमीटर, क्या 150 किलोमीटर, क्या 100 किलोमीटर या 250 किलोमीटर। तो समुद्र सीमा क्षेत्र से राजनीतिक सीमा के अंदर कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय आपदा निहित है, तो 200 किलोमीटर तक। यानी भारत जो है इस तट से 200 किलोमीटर दूरी तक अपना सीमा निहित कर सकता है, और 200 किलोमीटर के अंदर जितना भी प्राकृतिक मतलब संपत्ति है वो सब भारत का होगा। ठीक है, किसी भी देश का उसके तट से 200 किलोमीटर तक वो उसका अधिकार होता है समुद्र के अंदर। जैसे मछली पकड़ना हो और बहुत सारे काम होते हैं समुद्र में, तो उसका भी बंटावा होता है। और इसको, इस दूरी को किससे नापते हैं, नॉटिकल मील से नापते हैं। यानी किससे मापते हैं भाई, नॉटिकल मील से मापते हैं समुद्र की दूरी को। ओके, तो कोई भी देश जो है अपने तट से 200 किलोमीटर तक अपना सीमा निर्धारण करता है। 200 किलोमीटर तक उस समुद्र का जो भाग है उस देश के हाथ में होता है। जैसे मैंने भारत का एग्जांपल लेकर बताया कि जब मान लो एक तट है, इधर हमारा क्या है, अरब सागर है। हाँ, तो अरब सागर का 200 किलोमीटर तक किसके पास पड़ेगा, आपका भारत का पड़ेगा। ठीक है, मतलब भारत 200 किलोमीटर अधिकार करता है उसमें। ठीक है, तो वही पूछा कि समुद्र सीमा क्षेत्र से राजनीतिक सीमा क्षेत्र के अंदर कितने किलोमीटर राष्ट्रीय आपदा निहित है, तो 200 किलोमीटर तक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, मनुष्य वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार का संसाधन है। यानी मनुष्य है और वनस्पति जात एवं प्राणी वनस्पति जात किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, क्या वो संभावित संसाधन है, क्या नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय योग्य संसाधन, या फिर जैव संसाधन, या फिर अजैव संसाधन। तो मनुष्य वनस्पति एवं प्राणी जात किस प्रकार का संसाधन है, तो वो जैव संसाधन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य एवं वनस्पति एवं प्राणी जात किस प्रकार संसाधन है, तो वो जैव संसाधन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एजेंडा 21 घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस सम्मेलन से है। एजेंडा 21 घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस सम्मेलन से है। क्या वो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल से है, क्या पृथ्वी शिखर वार्ता रियो डी जेनेवा से है, या जेनेवा प्रोटोकॉल से है, या फिर क्योटो प्रोटोकॉल से है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि एजेंडा 21 घोषणा का संबंध जो है पृथ्वी शिखर वार्ता रियो डी जेनेवा है ना। इस सम्मेलन में कुल 178 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों में, सॉरी 178 देशों ने हस्ताक्षर किया था। 178 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किया था। इस पृथ्वी शिखर वार्ता रियो डी जेनेवा कहाँ पड़ता है, ब्राजील के अंदर एक शहर का नाम है रियो डी जेनेवा, जहाँ पे सम्मेलन हुआ था। वहां पे सम्मेलन में 178 देशों ने अपना हस्ताक्षर किया था। ओके, तो
कहाँ पे होगा भाई? तो ये एजेंडा एक्सर घोषणा का संबंध किससे है? तो पृथ्वी शेखर वाटा रियो डी जेनेरा से है। ठीक है, कब हुआ था ये? 1992 में पहला, मतलब पहला इसका सम्मेलन हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? ब्रांटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है? ये ब्रांटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के उपाय से है, या महिला सशक्तिकरण से है, या फिर सतत पोषणीय विकास से है? तो ब्रांटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध जो है आपका सतत पोषणीय विकास से है। इससे है भाई, सतत पोषणीय विकास से है। ब्रांटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है? सतत पोषणीय विकास से है। इसे क्या कहते हैं? हमारा उभयनिष्ठ भविष्य भी कहते हैं। इस आयोग को क्या कहते हैं? हमारा उभयनिष्ठ भविष्य कहते हैं, जिसको कब स्थापित किया गया था भाई? 1987 में। जिसके समय कब हुआ था? 1987 में। इस आयोग का रिपोर्ट का समय कब हुआ था? 1987। याद रखेंगे डेट, 1987 के अंदर इसके रिपोर्ट का आया था। ठीक है, 1987 में। तो किससे जगह? सतत पोषणीय विकास से हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में कौन सी मानवीय क्रियाएं भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है? यानी कौन सी ऐसी मानव क्रियाएं हैं जो कि भूमि के निम्नीकरण के लिए, भूमि के जो हरासमेंट होता है उसके लिए क्या है? जिम्मेदार है? क्या वन उन्मूलन है, या खनन है, अत्यधिक सिंचाई है, या अति पशुचारण है? तो भाई आप देखेंगे वन में जब पेड़ पौधे आप काटेंगे तो मिट्टी का काफी तेजी से कटाव होगा। ठीक है, यदि पेड़ पौधे नहीं रहेगा तो मिट्टी को जकड़ के नहीं रह पाएगा। पेड़ पौधे काटने से क्या हो जाएगा? मिट्टी का ज्यादा से कटाव हो जाएगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है। खनन, ये भी एक कारण हो सकता है। अत्यधिक सिंचाई करने से भी ये भी मिट्टी में, मतलब मिट्टी का ह्रास में होता है। अति पशुचारण से भी होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। सभी इसका क्या है? सभी भूमि निम्नीकरण का कारण है। वन उन्मूलन भी है, खनन भी है, अत्यधिक सिंचाई भी है, और अति पशुचारण भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार बोसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावाजनक सेलों से बनी है। किससे बनी है? इसको अंडरलाइन करेंगे, लावाजनक सेलों से बनी है। ठीक है, तो उपयुक्त विवरण किस मृदा से संबंधित है? कौन सेल से बनी है? लावाजनक सेलों से बनी है। ये विवरण जो दे रखा है वो किससे संबंधित है? क्या जलोढ़ मृदा से है, क्या लाल और पीली मृदा से है, या काली मृदा से है, या फिर लैटराइट मृदा से है? तो किससे है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। काली मृदा का निर्माण होता है लाल जनक सेलों से। कौन बनती है भाई? काली मृदा बनती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें कहाँ मृदा? दक्कन के पठार बौसाल के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है और ये लावा जनक सेलों से बनी है। कौन मृदा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी काली मृदा हो जाएगा। ओके, काली मृदा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? लेटराइट मृदा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना पड़ेगा कि लेटराइट मृदा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ओके, चलिए, इस प्रकार की मृदा में ह्यूमस अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। क्या लेटराइट मृदा में ह्यूमस अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है यह मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। क्या है? सही है या गलत है? लाल लेटराइट मृदा काजू की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो लेटराइट मृदा के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका असत्य हो जाएगा कि इस प्रकार की मृदा में ह्यूमस की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। तो ये ह्यूमस की मात्रा इस प्रकार की मृदा में नहीं पाई जाती है। ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, क्या बोलेगा? इस प्रकार की मृदा में ह्यूमस की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, जो कि ये बात गलत है। मतलब लाल लेटराइट मृदा में आपका ह्यूमस की मात्रा नहीं पाई जाती है, ह्यूमस उसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये बोला कि अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, ये बात गलत हो जाएगा। और ये मृदा जो है उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये सही है। ठीक है, ये सही है, लेकिन ये हमको गलत बताना था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन सही लिखा हुआ है कि ये मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही विकसित होती है। करेक्ट है। उसके बाद लाल लेटराइट मृदा में काजू की खेती के लिए उपयुक्त होती है, भी सही है। लाल लेटराइट मृदा जो है काजू की खेती के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा काजू की खेती किस में मतलब उपयुक्त होती है, किस में मिट्टी में होती है, तो लाल लेटराइट मृदा में काजू की खेती की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। यही क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? देखिए, जब मुख्य कारण बोल देना तो मुख्य कारण कोई एक ही हो सकता है। ठीक है, एक से अधिक मुख्य कारण कभी नहीं होगा। आपसे यह बोला गया है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? कौन सा मुख्य कारण बताना है, तो मुख्य कारण कोई एक ही होगा। ठीक है, चलिए, क्या गहन खेती से मतलब भूमि कटाव हो रहा है? ठीक है,
क्या अधिक सिंचाई से हो रहा है या वनोन्मूलन से या फिर पशुचारण से। तो मुख्य अगर मुख्य कारण बात करें तो क्या अधिक सिंचाई हो जाएगी। पंजाब में काफी अधिक मात्रा में खेती की जाती है और जिसके कारण काफी अधिक सिंचाई की जाती है, जिसके कारण क्या होती है, भूमि निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो मुख्य कारण क्या हो जाएगा, अधिक सिंचाई। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 20 का अधिक सिंचाई हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। सीढ़ीदार बोले तो जैसे पहाड़ी इलाकों में जैसे मान लीजिए ये आपका पहाड़ है, ठीक है, तो इस इलाकों में खेती की जाती है, इसी हम क्या बोलते हैं, सीढ़ीदार। जैसे इसे ऐसे करके ना सीढ़ीदार खेती की जाती है, ऐसे करके, इसी को हम क्या बोलते हैं, सोपानी कृषि या सीढ़ीदार खेती। ठीक है, तो किस मतलब किस क्षेत्र में की जाती है इस तरह की खेती, क्या पंजाब में की जाती है, क्या पश्चिमी और मध्य हिमालय में की जाती है, क्या यूपी के मैदानी भागों में की जाती है, क्या है कि मैदानी भागों में तो कभी नहीं किया जाएगा, मैदानी भागों में इस तरह का सीधा खेती थोड़ा ना किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पंजाब में भी नहीं किया जाएगा। तो कहाँ पे किया जाएगा, पश्चिमी और मध्य हिमालय में। यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, जहां पर भी पहाड़ी इलाका होता है वहां पर आपका कौन सी खेती की जाती है, सीढ़ीदार या सोपानी कृषि की जाती है पहाड़ी इलाकों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा कि पश्चिमी और मध्य हिमालय में इस प्रकार की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, क्या उत्तराखंड से है, पश्चिम बंगाल से है, या फिर गुजरात से है, या फिर मध्य प्रदेश से है। तो आप सबको पता ही होगा कि बीज बचाओ आंदोलन का जो संबंध है उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा कि बीज बचाओ आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से है। किससे भाई, उत्तराखंड से है। ओके, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता, यानी समुदाय इसमें सीधी भागीदारी नहीं कर सकता है। कौन सा संरक्षण में, क्या बीज बचाओ आंदोलन से है ना, जिसमें समुदाय की भागीदारी नहीं होती। चिपको आंदोलन से है, देखिए बीज बचाओ आंदोलन जो है इसमें समुदाय, कोई भी समुदाय डायरेक्ट भाग ले सकता था। चिपको आंदोलन में कोई भी समुदाय आपको डायरेक्ट भाग ले सकता था। संयुक्त वन पर्वत इसे भाग ले सकता है, लेकिन ये जो है वन्य जीव अभ्यारण्य का परिसीमन, ये मतलब कोई भी समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं थी, ये सरकार के हाथ में होता है कि इसको किसको आरक्षित करना है, किसको क्या करना है, तो ये सरकार के हाथ में होती है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी सा हो जाएगा कि वन्य जीव अभ्यारण्य का परिसीमन, ये डायरेक्ट सीधी भागीदारी नहीं करता है, किसमें, वन्य जीव अभ्यारण्य का परिसीमन। ये परिसीमन किसी का भी अभ्यारण्य करना हो कि यहाँ से यहाँ तक आरक्षित क्षेत्र है तो वो गवर्नमेंट के हाथ में है, वो किसी भी समुदाय के हाथ में नहीं है, वो गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य का परिसीमन। ओके, तो ये बना था आज का एनसीईआरटी एससीईआरटी कक्षा 10th अध्याय 1 का पार्ट नंबर 2। अब हम लोग लेंगे चैप्टर नंबर 2 में क्लास 10th में। ठीक है, तो ये मेरा ज्योग्राफी का क्लास था। और अगर आप लोगों को कोई वीडियो में दिक्कत हो रहा है, हाँ, कुछ समझने में या फिर कुछ ऐसा कोई बात है, तो प्लीज हमको कमेंट्स में जरूर बताएंगे और हम उसका रिप्लाई करेंगे आपको। ठीक है, तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।